हमें डेयर करना चाहिए था अमेरिका को, उस सेंस में कि इंडिया ने इस तरह कहा। आपको रशिया से को बहुत ज्यादा तो नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको कोई जो है वो बड़ी कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो ऑयल प्रोवाइड करेगा। कि क्या आपके मुंह से खुशखबरी देखने वाले सुन सकते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है या हमें सस्ता मिल सकता है? ये बात एस्टैब्लिश हुई कि इंडिया का जो रशिया के करीब रहना पिछले 75 साल में उनको हर दौर में पे करा, और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो हर दौर में पे की, हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए, हमने बड़ी जंगों में लड़ाई लेना शुरू कर दी। आज इंडिया को सस्ते दामों तेल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बड़ा शोर मचाते रहे कि रशिया इस वक्त, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी दुरुस्त कर ली है। इस सारे कोविड में जो उनको लॉसेज हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ कि अपना मतलब 1/3 जो था ना वो तेल लेते थे, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया उसको। अमेरिका में देख रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कांग्रेस में इंडिया के जो ऑयल बाइंग है उसको डिफेंड कर रहे थे। इंडिया S-400 लेता है रशिया से, तो अमेरिका उसको डिफेंड करता है कि इनके पुराने ताल्लुकात हैं। पर और उसके बाद उसको रिफाइन करके दुनिया भर में भी बेचा। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कर दी चीन। तो फिर ये जहां पे आज हम पहुंचे हैं, जहां पे मिलिट्री लीडरशिप भी हाथ खड़े कर गई है, सिविलियंस भी हाथ खड़े कर गए हैं, और हमें ये नहीं पता लगा कि हम किस साइड पे हैं। ना वो लेते तो 1-1 अरब डॉलर के लिए हम भीख नहीं मांग रहे होते। भीख मांग रहे हैं, तो वो 5-6 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ सकता था। वो अरब के करीब हैं, वहां से भी तेल ले रहे हैं, रशिया से भी तेल ले रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। और जबकि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई रशिया हम पे ट्रस्ट कर रहा है, अरब्स भी हम पे तंग आ गए हैं, और इंटरनली हमारा एक फौज हुआ करती थी जो स्ट्रांग अदारा होता था, उसको उसने अपने आप को कमजोर कर लिया है। मगर मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि 18-18 घंटे जो है ना गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आ रही या बहुत थोड़ी आ रही है। पूरा मुल्क जो है सर्दियों में जो है वो तड़प रहा है, और वहाँ पे गैस नहीं है ना खाना पकाने के लिए, हीटिंग की तो दूर की बात है। और तमाम काम कारखाने रुके हैं, कारोबार आपके बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री टोटली बंद हो रही है, और भी फर्टिलाइज़र का भी शॉर्टेज मिल रही है, तो जिसका बाद में ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। मगर काफ़ी सारा इस तरह था जो कि रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था, कम इस तरह किया जा सकता था। एक तो ऑफकोर्स पीटीआई गवर्नमेंट ने गलती की थी कि LNG के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं किए थे, इसमें बहुत महंगी हो गई है। मगर अभी जो है खबर ये दी गई है आज हमें कि रशिया से मुसद्दिक मलिक की निगरानी में एक डेलीगेशन गया है, उन्होंने कहा जी हमारा रशिया से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये 8 माह क्यों लगाए गए? आप और हम यहाँ पे बड़ा शोर मचाते रहे कि रशिया इस वक्त, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी दुरुस्त कर ली है। इस सारे कोविड में जो उनको लॉसेज हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ कि अपना मतलब 1/3 जो था ना वो तेल लेते थे, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया उसको। ट्रिपल करके अपना सस्ता तेल लेके 1/3 ऑफ द कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद उसको रिफाइन करके दुनिया भर में भी बेचा। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कर दी, चीन ने भी की, इवन सऊदी अरबिया हमसे लेके दुनिया को दे रहा है। हमने कि वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस वक्त कितना एक जो है वो अफोर्ड करता है कि वो रूसी तेल खरीदेगा, जिससे रूस की मैशियत में या उसकी ज़रूरियात में कोई बहुत बड़ा कोई कंसिडरेबल किस्म का जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। ज़ाहिर है, एक तो ये है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में ही नहीं है कि किसी बहुत बड़ी कोई पेमेंट्स कर सके या कोई LC खोल सके या इस तरह के कोई मामलात करे। और दूसरा ये है कि अगर वो इस तरीके से इनको तेल देते हैं जिस तरह के इंडिया को दे रहे हैं या चीन को दे रहे हैं क्रेडिट पे, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में है और इंटरनेशनल मार्केट में जो कमर्शियल मार्केट है, उसमें उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत जो है वो गिर चुकी है। चूंकि जिस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ये कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, और आपका आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली कहता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, उस मुल्क को क्रेडिट पे कितना एक तेल जो है वो कोई दे सकता है? चूंकि उसमें तो बुनियादी शर्त ये होती है कि क्रेडिटर पीछे हट जाता है, वो अपने मफादात को देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये रिकवर हो भी सकती है अमाउंट या नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी चीज़ों को आप सामने रखें तो नटशेल में लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, मिसट्रस्ट और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका पाकिस्तान को इस हद तक सामना है कि इज ऑलमोस्ट एट दी ऑन दी वर्ज ऑफ डिफॉल्ट जो है, वो मिला के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी जो है आड़ किस्म की और अजीब और गरीब किस्म की जो ख़ाशात और अलाइंसमेंट हैं, उनको मिला के तो आपको रशिया से कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको कोई जो है वो बड़ी कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो ऑयल प्रोवाइड करेगा। तो बैरिस्टर साहब, फिर ये बात एस्टैब्लिश हुई कि इंडिया का जो रशिया के करीब रहना पिछले 75 साल में उनको हर दौर में पे करा, और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो हर दौर में पे की, हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए, हमने बड़ी जंगों में लड़ाई लेना शुरू कर दी। आज इंडिया को सस्ते दामों तेल भी मिल रहा है। तो अमेरिका में देख रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कांग्रेस में इंडिया के जो ऑयल बाइंग है उसको डिफेंड कर रहे थे। इंडिया S-400 लेता है रशिया से, तो अमेरिका उसको डिफेंड करता है कि इनके पुराने ताल्लुकात हैं। तो फिर ये जहाँ पे आज हम पहुंचे हैं, जहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी हाथ खड़े कर गई है, सिविलियंस भी हाथ खड़े कर गए हैं, और हमें ये नहीं पता लगा कि हम किस साइड पे हैं।
जनरल बाजवा जाते जाते अमेरिका से फिर ताल्लुकात जो है उसको ठीक तो कर गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि फिर इंडिया की पॉलिसी तो हिस्टोरिकली ये नॉन अलाइनमेंट की और रशिया के करीब रहने की ठीक होगी, आज वो अरब के करीब हैं, वहां से भी तेल ले रहे हैं, रशिया से भी तेल ले रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, और जबकि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई रशिया हम पे ट्रस्ट कर रहा है, अरब्स भी हम पे तंग आ गए हैं, और इंटरनली हमारा एक फौज हुआ करती थी जो स्ट्रॉन्ग अदारा होता था, उसको उसने अपने आप को कमजोर कर लिया है सियासत में इन्वॉल्व करके। और आज जैसे मैं कह रहा था कि जनरल बाजवा जो है उनको रिटायर होने के बाद भी इमरान खान जो है और उनकी जो पार्टी है वो हर रोज गालियां भी निकाल रही है और तनकीद भी कर रही है। तो हम तो फिर हमारी तो फिर डायरेक्शन ही 75 साल गलत रही, और अभी भी हमें एग्जैक्टली पता कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान जैसे ही पावर में आएंगे जितने वो वैसे लड़ाइयां कर रहे थे वो फिर जो है वो रशिया और चीन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सर? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको पे कर रही है, और इसको अगर आप पूरे तरीके से समझें तो कोई भी पॉलिसी जो कि बेस कर रही हो प्रिंसिपल्स पे, वो अल्टीमेटली जाके तो आपको पे करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पॉलिसी आप रखते हैं किसी वक्ती मफाद के लिए और बिल्कुल ही एक टेम्पररी जो आपको फ़ायदा किसी से उठाना है, तो उस बुनियाद पे आप किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना ही शॉर्ट होता है। अब ये जिस मकाम पे इंडिया इस वक़्त पहुँचा है ना, जिस पे पूरी दुनिया में फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से इवन के उनके जो इंतहाई हार्श किस्म के क्रिटिक लाइक इमरान खान भी उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। तो उसके पीछे जो हकीकत है वो ये थी कि उन्होंने जो पॉलिसी उस वक़्त अपनाई, नॉन अलाइन की पॉलिसी, वो कोई आसान काम नहीं था। उस वक़्त के वक़्त में जबकि कोल्ड वॉर और एक सख्त खौफनाक किस्म का तसादम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेस्ट और सोवियत यूनियन के दरमियान, उस वक़्त कोई भी मुल्क जो है उसके लिए सर्वाइवल जो है, एक लाइफ किस्म की थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाती थी, आप एक गैर जानबदार पोस्चर अगर इख्तियार करें, चूँकि उसके लिए कोई रूम ही नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन जिन मुश्किल हालात में इंडिया ने उस पे स्टैंड किया आगे चल के, तो ये हमारे लीडरों को तो छोड़ें जी, खुद जो है वो प्रेसिडेंट आइज़नहावर से लेके प्रेसिडेंट केनेडी और बाद में जितने आए, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इंडिया की जो नॉन अलाइन की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और उसका जो है वो हमें भी और पूरी जो आज़ाद दुनिया और इंटरनेशनली उसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर उसके बजाय इंडिया जो है वो बिल्कुल ही पार्ट और पार्सल बन जाता अगर सोवियत यूनियन का, तो ज़ाहिर है कोल्ड वॉर का जो दायरा कार था वो मज़ीद वसी हो जाना था, या वो सिर्फ़ अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिल जाता तो उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी हलचल नहीं मचनी थी, लेकिन उसकी वजह से भी कोल्ड वॉर जो है उसमें वो आना था। लिहाज़ा उन्होंने जो एक बैलेंस स्टैंड लिया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड की स्पेसिफिकली जो सोवियत यूनियन के साथ। और आज इंडिया जो कुछ है, ये मैं आपको बताऊं कि उसके सारे जो है रूट्स वो जाके उस पॉलिसी के साथ मिलते हैं, दो वजूहत की वजह से। एक तो उस पॉलिसी की वजह से इंडिया ने जो है वो टेक्नोलॉजी ली और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। इंडिया थर्ड वर्ल्ड की वाहिद कंट्री थी जिसने एक नेशनल बुर्जुआजी जिसको कहते हैं, नेशनल कैपिटलिस्ट एक क्लास जो है उसको डेवलप किया, फैक्ट्रियां लगाई, सनतें लगाई, टेक्नोलॉजी ली, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क को जो है वो दूसरे मुल्कों की मंडी में बदल के रख दें, जिस तरह के पाकिस्तान ने किया, मेड इन जापान या मेड इन फलां की एक खुली मार्केट बना के रख दी थी। तो उसके नतीजे में आज इंडिया में जो इंडस्ट्रियल बैकबोन है और जो एक आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इकोनॉमिक उठान, उसके पीछे ज़ाहिर है ये 20-30 सालों का एक पूरा काम है। ये ऐसे नहीं है कि ये रातों-रात हो गया, एक जो स्ट्रक्चर डेवलप होके खड़ा हुआ है एक, और दूसरा जो है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई, जिसके नतीजे में आज इंडिया के लिए जो है वो आसान है ट्रस्ट का रिश्ता कायम करना, जो कि रूस के साथ उनका एक हिसाब से बनता भी है। हालाँकि उन्होंने रिसेंट जो रूस वर्सेस यूक्रेन इशू पे जो है एक अलग स्टैंड लेने की कोशिश की। और इससे बढ़ के जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है तीसरा, जो कि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो बाकी मुल्कों की ज़रूरत बनती है। अब ज़ाहिर है कि दुनिया में आप जब बिज़नेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपके एक्सचेंज हैं, हर चीज़ है, तो उसमें ज़ाहिर है कोई आपसे डील करने से पहले ये देखेगा ना कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान लीगली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, ऑल्दो कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान कर दे तो उसको डिफ़ॉल्ट ही समझा जाता है। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ। ये आज पाकिस्तानी अखबारात में मेरा इस पे कॉलम भी है स्पेसिफिकली इस पे कि डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट की जो शक्लें होती हैं उसमें जब आप ये डिक्लेयर कर दें कि वी आर अनएबल टू पे, तो बाद में आप वो जो उसको रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गनाइज़ करें, किसी से माँग-ताँग के दें, करेंसी को डिवैल्यू करें, ये सारे टैक्टिसेस होते हैं उस डिफ़ॉल्ट से बचने के। लेकिन प्रैक्टिकली वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है और आप क्रेडिटर्स के कान खड़े कर देते हैं, उनकी जो है वो अपने जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इस वक़्त, जो स्टेटस है, वो आइडियल है बिज़नेस के लिए, हुआ वो रूस हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या इवन चीन हो। आप ये देखें ना कि चीन के साथ इस कदर हार्श किस्म के एक्सचेंज और ताल्लुकात की खराबी के बावजूद उनका जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं और जो ट्रेड है और जो भी हो रहा है वो क्यों नहीं इफ़ेक्ट होता? उसकी निस्बत पाकिस्तान के हवाले से आप देख लें तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे
फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों को अट्रैक्ट करे म्यूचुअल बेनिफिशियल बुनियादों पे। हमने नहीं लिया और हम ये झूठ बोलते रहे कि इस बात का इम्कान था कि दुनिया भर उनके साथ बार्टर में हम अमेरिका की कदम है जी, अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। हालांकि